एक स्मॉल बिजनेस ओनर का सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है जीएसटी और इनकम टैक्स। जीएसटी के पहले देयर वाज ऑलवेज सर्विस टैक्स, वैट ऐसा तो है नहीं, सेनवैट था, मॉडवैट था, कस्टम्स अभी भी है, मल्टीपल रेगुलेशंस। पहले ही समझो आपको 5 रेगुलेशंस देखने थे, अभी आप सिर्फ एक रेगुलेशन देखते हो। आपको एक टाइम पीरियड मिनिमम देना पड़ता है उन्हें। इसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस एंड गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इंडिया के जितने भी कानून है या जितने भी अथॉरिटीज है, दे आर ऑल कवर्ड बाय दिस, वेयर आपको नेचुरल जस्टिस का हक है, माने आपको एक अपॉर्चुनिटी सुनवाई की दी जाती है। जैसे हम बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स या हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो हमें जानना था कि एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर मेरे लिए एसएमई आईपीओ कभी एक सेंस बनाएगा। तो आज क्विक कोरियर्स में हमने मिस्टर अनुज दफ्तरी, फाउंडिंग पार्टनर ऑफ दफ्तरी एंड एसोसिएट्स को इनवाइट किया है कि जीएसटी और टैक्सेशन के ऊपर हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे सके। सो वेलकम मिस्टर अनुज। हैप्पी टू बी हियर। अनुज जी, एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे जीएसटी कब से भरना है, कि मेरा टर्नओवर क्या हो, या कब से मुझे वो जीएसटी एप्लीकेबल है अंडर द करंट लॉस? इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। सो द रेगुलेशन हियर इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या होता है, पहले तो एक क्वेश्चन ये है कि आप गुड्स बेच रहे हो या मैन्युफैक्चर कर रहे हो या आप सर्विस रेंडर कर रहे हो। समझो आप गुड्स बेच रहे हो या मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपकी लिमिट होती है 40 lakhs इन अ फाइनेंशियल ईयर अगेंस्ट ईच पैन कार्ड। समझो आपके घर में 4 लोग हैं और 4 अलग नाम पे बिजनेस चल रहे हैं, तो आपको इंडिविजुअली लेस देन 40 lakhs अगर 4 अलग अलग नाम पे बिजनेस चला रहे हो तो जीएसटी नंबर डज नॉट अप्लाई टू यू। आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक अ जीएसटी नंबर. Also, there are specific cases where, irrespective of your turnover, you are required to take a GST number. Now, apart from that, if you are a service provider, तो आपका लिमिट है 20 लाख। तो समझो गुड्स में 40 लाख, सर्विस में 20 लाख। आप जब भी इसको हिट करते हो तो उसके जस्ट पहले समझो 20 लाख सर्विस में 19 लाख, 40 लाख में 39 lakhs वो हिट करते हो, आपको इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन देना है एंड उसके बाद जीएसटी चार्ज करना चालू करना है फ्रॉम दैट ईयर। एंड इन द नेक्स्ट ईयर आपको ये लिमिट अफ्रेश नहीं मिलती। फ्रॉम द फर्स्ट रुपी, पहले रुपये से आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ता है। थैंक यू, दैट वाज वेरी इंसाइटफुल। सो अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरर नहीं हूं एंड आई एम जस्ट अ ट्रेडर जो मेरे पास स्टॉक रखता है और मैं उसे सेल करता हूं, तो मुझे गुड्स वाली लिमिट लगेगी या सर्विस वाली? आपको गुड्स वाली लिमिट लगेगी। जीएसटी भले आपको लेना पड़े इफ यू क्रॉस 40 lakhs, बट इनकम टैक्स में एक बहुत ही अच्छा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन करके प्रोविजन है, सेक्शन 44AD, जहां पे यू डोंट हैव टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ योर एक्सपेंसेस। तो समझो आपने 1 करोड़ टर्नओवर किया है तो आप 8% तक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में दिखा सकते हो, अज्यूमिंग कि आपने बैंक से पेमेंट्स किए हैं या आपके खर्चे हुए हैं। आपको सिर्फ प्रूव करना है कि आपने ये खर्चा किया है, कहाँ किया है, किसको पे किया है, ये कुछ प्रूफ देना जरूरी नहीं है। तो इससे आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये बहुत ही इजी हो जाता है एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर, बिकॉज एक स्मॉल बिजनेस ओनर को ऑपरेशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, डे टू डे काम में अंदर होता है। तो उसके लिए आप ऐसी कौन सी टिप्स दे सकते हैं कि वो अपना ऑपरेशंस चलाते चलाते अपना अकाउंटिंग भी ठीक रख सके? समझो आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो एंड आपका टर्नओवर 2 करोड़ से भी कम एस्टिमेटेड है। समझो आप पहले 2-3 साल ऑपरेशंस में, इट टेक्स टाइम टू ग्रो टू अ सर्टेन साइज, राइट? तो आप समझो एक प्रोप्राइटरी फर्म या पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो, तो उसमें अप टू 2 करोड़ ऑफ टर्नओवर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जा सकते हो, जहां पे आपको कोई बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट्स रखने पड़ते हैं, कोई बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं। एंड वंस यू क्रॉस 40 lakhs आप जीएसटी भरना चालू कर देते हो, दैट्स इट। तो आपका अकाउंटिंग प्रोसेस एकदम ही एलिमिनेट हो जाता है, आपका टैक्स फाइलिंग ऑटोमेटेड हो जाता है सीधा जीएसटी रिटर्न के बेसिस पे, एंड यू आर फ्री टू फोकस ऑन योर बिजनेस। ओके, बट जस्ट टू बी वेरी क्लियर, हैविंग द एबिलिटी टू मेंटेन योर अकाउंट्स एंड देखना कि कहाँ पे आपका खर्चा हो रहा है, क्यों हो रहा है, उससे आपको बिजनेस इंप्रूव करने में काफी फायदा हो सकता है। सो थैंक यू, दैट इज व्हाट माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि कोई भी आप जीएसटी अकाउंटिंग जो लोग अभी मेंटेन नहीं कर रहे, अगर उनको मेंटेन करना है तो उनको एक स्मॉल कॉस्ट एडिशन ऐड हो जाती है। सो ये कॉस्ट एडिशन शायद उनको स्टार्टिंग में
थोड़ी एक्सपेंसिव लगे, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है अनुज जी? मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। आप समझो डॉक्टर के पास जाते हो तो एक कॉस्ट लगती है। ये दवाई आप खुद से भी ले सकते हो, आजकल तो गूगल पे सब मिल जाता है, गूगल करके आप दवाई भी ढूंढ सकते हो। आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? क्योंकि सही सलाह मिलती है। आप 10 दिन की जगह पे 1 दिन में ठीक हो जाते हो और इंजरी या कुछ होने का चांसेस नहीं होता है। अब सीए को भी वैसे ही समझिए। आप एक सीए के पास जाएंगे, वो आपको परफेक्ट रास्ता दिखाएगा, आपको कंप्लायंस कॉस्ट भी थोड़ी बहुत लगेगी इनिशियली, बट कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई नोटिस नहीं आएंगे। उसके अलावा आप एक करेक्ट कंसल्टेंट के पास जाओगे तो आपको सही एडवाइस देगा कि बिजनेस कैसे ग्रो करना है, कॉस्ट कहाँ बचा सकते हो आप। उसके फायदे काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू आपका जो खर्च होता है इस मामले में। सो आई थिंक आप ऐसा कहना चाहते हैं कि सीए जब आप एज ए प्रोफेशनली उनको अप्रोच करते हो तो शायद वो आपको बिजनेस में इतना फायदा करवा दे कि आपकी कॉस्ट कवर हो जाए। 5x to 10x तो डेफिनेटली इंक्रीमेंटल फायदा होगा आपको इफ यू गो टू द राइट पीपल। हम जब भी क्लाइंट्स को मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो दे डोंट हैव एन आइडिया कि मेरी बुक्स जैसे हम जुने हैं वैसे हम लोग लिखते हैं, वैसे लिखे कि हमारे रिकॉर्ड्स कहाँ मेंटेन करें जो हम इजीली एक सीए को सबमिट कर सके। तो उसके लिए कुछ आप बता सकते हैं कि व्हाट कैन वी यूज? देखो, पहले तो बात ये है कि आप जो हैंड रिटन अकाउंट्स रखते थे, दे आर नॉट कंसिडर्ड वैलिड नाउ। कंपनीज एक्ट के अंडर गिनो, आप एलएलपी एक्ट के अंडर गिनो, आप इनकम टैक्स एक्ट के अंडर गिनो, देयर आर प्रोविजंस जो रिक्वायर करते हैं कि आप अपने बुक्स इलेक्ट्रॉनिक मोड या माध्यम में स्टोर करें और मेंटेन करें। पहले तो ये लीगल रिक्वायरमेंट हो गई है, तो ये अभी आपको ऑप्शन नहीं है कि आप हैंड रिटन नोट्स सबमिट करें। अभी रही बात दूसरी के किस प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए या हाउ डज इट हेल्प, राइट? सो अगर आप एसएमई हो तो द मोस्ट ट्राइड, टेस्टेड एंड एक्सेप्टेड टूल, अकाउंटिंग टूल इन द कंट्री राइट नाउ इज टैली। ओके, इनफैक्ट पिछले 2 सालों में टैली में काफी इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, इनबिल्ट इंटीग्रेशंस है, आपका जीएसटी रिटर्न ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है, आपके समरीज ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाते हैं, बैंक से डेटा ऑटोमेटिकली पुल कर लेता है। ऐसी काफी सारी सहूलियतें टैली ने दी है जिससे आपका अकाउंटिंग स्टाफ का काम या आपका काम काफी कम हो सकता है। अगर आपने इंटीग्रेशंस ढंग से बिल्ड कर ली तो काफी सहूलियत हो जाता है एंड आपको अपने बिजनेस का पोजीशन इमीडिएटली पता लग सकता है। जैसे कि टैली है वैसे और भी सॉफ्टवेयर है मार्केट में। दूसरा एक बड़ा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जोहो बुक्स करके है। अब जोहो बुक्स भी अगर यूज कर लो तो वो भी काफी अच्छा है। इनफैक्ट ये दोनों सॉफ्टवेयर अभी फुल्ली क्लाउड पे अवेलेबल है, आप कहीं भी बैठे आपके बिजनेस को एक्सेस और चेक कर सकते हो। एक और क्वेश्चन था कि टैली एक बार मैंने ले लिया समझो, तो टैली के अंदर मैं मेरा स्टॉक भी मेंटेन कर सकता हूँ क्या? एब्सोल्युटली, टैली में इन्वेंट्री फीचर भी है। इनफैक्ट डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी, आप समझो कि 5 प्रकार के प्रोडक्ट रखते हो तो उसमें सब यूनिट, सब ग्रुप, इन्वेंट्री का लेबर करके एडिशन करना, वो सारा का सारा प्रोसेस फुल्ली अवेलेबल इन द सॉफ्टवेयर, बोथ इवन इन टैली एज वेल एज जोहो। इट इज अवेलेबल इजीली और मेंटेन करना काफी इजी हो जाता है। इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हो कि समझो आपका स्टॉक एक अलग गोडाउन में या अलग यूनिट में मैन्युफैक्चर होके स्टोर होता है, तो एक लिमिटेड एक्सेस मॉड्यूल भी टैली का या जोहो का आप दे सकते हो उनको, जहाँ पे आपका स्टोर कीपर या फैक्ट्री मैनेजर सिर्फ इन्वेंट्री अपडेट कर सकता है। तो एक कंटिन्यूसली ट्रैक हो जाता है बिजनेस ओनर को कि स्टॉक का पोजीशन क्या है, इन्वेंट्री का पोजीशन क्या है। हमारे कुछ क्लाइंट्स ई-वे बिल का यूज करते हैं, सो क्या टैली ई-वे बिल के लिए भी काम आएगा? Absolutely. So not just Tally, right? Tally, Zoho, both of these guys help generation of e-way bill from the accounting software itself. आपने समझो Tally में अपनी सेल्स एंट्री एक्यूरेटली डाल ली, उसमें ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स डाल दिए, तो उसमें एक ई-वे बिल जनरेशन भी ऑप्शन है, तो ऑटोमेटिकली आपके ई-वे बिल पोर्टल पे जाके ई-वे बिल जनरेट करके आपको दे देता है। तो आपको एक अलग से एंट्री करने की, उसमें एरर होने के चांसेस एकदम ही कम हो जाते हैं। एक बिजनेस ओनर को इंडिया में बिजनेस ऑपरेट करने के लिए कौन से लाइसेंसेस चाहिए? देखो, सारे तो हम बता नहीं सकते एक वीडियो पे, बट एक मेजर होते हैं कि ये लॉस तो डेफिनेटली अप्लाई होते हैं। तो एक सिंपल देख लो कि एक इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई होता है, जीएसटी का कानून अप्लाई होता है, अगर आप इंपोर्टर या एक्सपोर्टर हो तो आपको कस्टम्स अप्लाई होता है, फिर एक होता है फेमा, अगर आप इंपोर्टर या एक्सपोर्टर हो, फॉरेन करेंसी के साथ डील करते हो तो फेमा होता है, फिर अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो एंड रिटेल या B2B बेचते हो तो एक लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है, वो अप्लाई होता है, फिर आप खाने के साथ डील करते हो तो FSSAI अप्लाई होता है,
फिर आप बिल्डिंग्स बनाते हो तो आपके लोकल कंस्ट्रक्शन लॉज अप्लाई होते हैं, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपके लोकल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रेगुलेशंस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टेट टू स्टेट आपके पोल्यूशन कंट्रोल के नॉर्म्स डिफर करते हैं। उसके अलावा आपको अप्रूवल्स लगते हैं, परमिट्स लगते हैं टू ऑपरेट इन सर्टेन MIDCs, GIDCs या जहाँ पे भी आप ऑपरेट करते हो। नॉर्मल आप कोई भी सीए के पास जाओ तो वो बोलते हैं, कोई बोलता है आप पार्टनरशिप बना लो, कोई बोलता है आप प्रोप्राइटरशिप कर लो, कोई LLP बोलता है, कोई प्राइवेट लिमिटेड बोलता है। तो हमें जानना था कि एज अ बिजनेस ओनर मुझे कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए इसमें से पर्टिकुलर चीज़ सिलेक्ट करने के लिए। देखो इसमें थोड़े पैरामीटर्स है, जैसे कि हर दवाई सबको काम नहीं आती, वैसे हर स्ट्रक्चर सबको काम नहीं आता। आप समझो कि आपका बिजनेस अगर ऐसा है जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल लोन्स की ज़रूरत पड़ती है, बट आप लोन्स प्राइवेट पार्टी से लेते हो, आपको कॉन्स्टेंटली पैसा अंदर बाहर एंटिटी के करना पड़ता है, तो इन दैट सिचुएशन ए पार्टनरशिप फर्म और ए LLP इज़ अ बेटर स्ट्रक्चर फॉर यू, सिंपली बिकॉज इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किससे पैसे ले सकते हो, कब पैसे वापस बाहर निकाल सकते हो। एक बार आपने टैक्स भर दिया पार्टनरशिप फर्म में तो प्रॉफिट भी आप कंफर्टेबली बाहर निकाल सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा नहीं। प्राइवेट लिमिटेड में आप पैसे भी सिर्फ डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव से ले सकते हो, या तो फिर आपको डिबेंचर्स या शेयर्स इशू करने पड़ते हैं, वो सारे कॉम्प्लिकेशन है। पार्टनरशिप फर्म ये मामले में काफ़ी फ्लेक्सिबल है। एक बट डिसएडवांटेज भी साथ में यही है कि आप एक पार्टनरशिप फर्म चलाते हो तो आपके टैक्स रेट्स काफ़ी हायर होते हैं। आपके टैक्स रेट स्टार्ट होता है 31.2% से, वेराइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 22% से आपके टैक्स रेट चालू होते हैं, प्लस सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस। नाउ ये दो पैरामीटर हो गए कि एक फंडिंग हो गया, दूसरा हो गया टैक्सेशन। नाउ तीसरा एक पैरामीटर है कि आप पब्लिक मार्केट्स से इन्वेस्टर से पैसा उठाना चाहते हो या नहीं। नाउ अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म या LLP चलाते हो तो आप एक लार्जर इन्वेस्टर से पैसा लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म काफ़ी फ्लेक्सिबल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पैसा अंदर डालने में या निकालने में। नाउ आप जब खुद के लिए चला रहे हो तब तक काफ़ी अच्छी बात है ये, बट यही बात जब आप इन्वेस्टर से करो वो इशू हो जाता है इन दैट मैटर। आप ऐसा सोचते हो कि आपका धंधा काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन ये धंधा बड़ा करने के लिए आपको इन्वेस्टर्स से पैसे रेज करने पड़ेंगे, प्राइवेटली या पब्लिकली एज इक्विटी, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड पे जाना चाहिए। तो ये 3 मेजर पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस प्रकार की एंटिटी करनी चाहिए। हमें थोड़ा इंसाइट चाहिए कि एक CA बिजनेस को कैसे देखता है, क्योंकि एज अ स्मॉल शॉप ओनर्स जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जैसे इनकम टैक्स फाइल करना हो तो हम CA के पास जाए, लॉयर के पास जाए, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन चूजिंग द राइट पर्सन जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सके? सी सो गौरव, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है फॉर द फर्स्ट टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हम पहली चीज़ देखते हैं वो उनके टैक्स फाइलिंग्स या वो कुछ नहीं है। हम यूजुअली देखते हैं कि इनका बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो जो फर्स्ट थिंग्स दैट वी आस्क फॉर इज कि आपके टर्नओवर्स क्या है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आपका खर्चा क्या है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप धंधा क्या करते हो। ओके। एक आइडियल सीए पहले आपका बिजनेस समझने का ट्राई करेगा। बिजनेस समझ के दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इज देयर अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी। टैक्स इनफैक्ट एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, एंड दैट इज द लास्ट थिंग दैट अ सीए शुड एक्चुअली आस्क फॉर, एंड नॉट रियली द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ बिजनेस। फर्स्ट टाइम जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तब जनरली उनको ये आइडिया भी नहीं होती कि उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। माने उनको पता है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, समझो 100 रुपए में माल बेचा और 90 रुपया खर्चा है तो 10 रुपया प्रॉफिट है, ये सबको मालूम है। लेकिन ये 100 रुपया कमाने के लिए पैसे कितने लगे, 30 रुपए का स्टॉक लगा, 40 रुपए का स्टॉक लगा, ऑफिस खरीदी, भाड़े पे ली, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, उसके ऊपर कितना रिटर्न हुआ, ये किसी को नहीं पता। वी रेगुलरली कम अक्रॉस क्लाइंट्स या नए बिजनेसेस या इवन ओल्डर बिजनेसेस फॉर दैट मैटर जो FD जितना ही कमा रहे हैं। समझो 1 करोड़ लगाया है धंधे में तो साल का सिर्फ 9 लाख कमा रहे हैं, तो हम उनको बोलते हैं भाई आप धंधा क्यों कर रहे हो, उससे अच्छा आप FD ही रख लो। मे बी देयर इज अ नीड टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ यू डू योर बिजनेस। ये समझना काफी जरूरी है। ओके, सो आपका ये कहना है कि अगर मैं कोई इनकम है तो ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे उस पर टैक्स आए ही। करेक्ट। सो इनकम टैक्स और अकाउंटिंग 2 अलग चीजें हैं। हाँ। आप समझो कि आप
किस प्रकार की बिजनेस चला रहे हो, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आप एलएलपी हो, आप पार्टनरशिप फर्म हो, आप प्रोप्राइटरी फर्म हो, पहले तो टैक्स रेट उस पर डिटरमाइन होता है। ओके। फिर आप एक फिक्स्ड एसेट हेवी बिजनेस, माने समझो आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हो, आप पैसा जनरेट कर रहे हो, माने आप प्रॉफिट कर रहे हो, बट हर साल आपका ट्रक है जो आपने खरीदे है, फ्लीट आपकी है मानो समझो, तो उस पर डिप्रिसिएशन लोगे, तो शायद ये पॉसिबल है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो लेकिन आपको कुछ टैक्स भरने ना है। तो ये काफी Okay. सारी छोटी मोटी चीजें हैं जो मायने रखती है। आप समझो एक नया ऑफिस खरीद ली है अभी, तो एक बड़ा एसेट का चंक आपने खरीद लिया है, तो उस पर हर साल इनकम टैक्स के मुताबिक एक डिप्रिसिएशन परसेंटेज मिलता है जिसपे आपको टैक्स नहीं भरना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस मिस्टर अनुज। होपफुली आपके ये टिप्स और इनसाइट्स हमारे व्यूअर्स के लिए काम में आए और दे कैन रन देयर बिजनेस इन अ बेटर मैनर। प्लेजर इज ऑल माइन। So stay tuned. Quick tips with quick couriers.